नमस्कारम। फाइनल्स की अगर हम बात करें क्लच चेस टूर्नामेंट की, जो कि ऑनलाइन खेली जा रही है, नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है, और नंबर 2 प्लेयर फैबियानो करुआना जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। और मुझे लगता है मैग्नस के अगर कोई सबसे ज़्यादा करीब है स्ट्रेंथ वाइज, गेम वाइज, तो वो फैबियानो करुआना ही है, जो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ गेम्स मैग्नस को हराया भी। पर ये जो फाइनल गेम हुआ था, जिस पर पूरा जो उस एक गेम पे पूरा दारोमदार टिका हुआ था कि उसको जीतना कंपलसरी है अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो उसमें मैग्नस कार्लसन के वाइट थे और फैबियानो ब्लैक से खेल रहे थे। तो हम लोग क्विकली उस गेम को देखते हैं और डिटेल में देखेंगे, मूव बाय मूव। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं। जो गेम स्टार्ट हुआ वो C4 E5 नाइट टू C3 नाइट टू F6 G3। अब इस पे आजकल देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ हायर लेवल पे भी C4 पे बहुत सारे गेम्स खेले हुए हैं। यहाँ पे फैबियानो ने बिशप B4 खेला। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। मैंने इस इंग्लिश वाले जो गेम्स हैं उनको इसके पहले भी एनालाइज किया और उसमें मैंने नाइट C6 लाइन को बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसके बाद यहाँ पे बिशप B4 के बाद एक्चुअली E4 खेला। इधर देखा जाए तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस है, जैसे कि आप देख सकते हो बिशप G2 एक आ रहा है, शॉर्ट कैसल, नाइट F3 और E4। ये बहुत सारे गेम्स जैसे कि हमने देखे हैं इसमें हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे E4 खेला और ये पर्टिकुलर सिस्टम्स पे भी बहुत सारे गेम्स खेले हुए मैग्नस ने। बिशप इनटू C3 मार दिया यहाँ पे। हालांकि उनका एक पहले गेम हुआ था 2018 में आई गेस, जहाँ पे उन्होंने शॉर्ट कैसल किया था फैबियानो ने। और आफ्टर नाइट E2 C6 बिशप टू G2 A6, ये एक गेम हुआ था जिसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे कि शॉर्ट कैसल के बाद यहाँ पे B5 खेला था। और ये पॉन स्ट्रक्चर आप देखिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे D4 खेला वाइट ने, इसमें D6 एंड A3। अब आप अगर क्विकली देखें तो वाइट जो है वो ये पॉन इसलिए सेक्रीफाइस दे रहा है बिकॉज आप बिशप इंटू C3 नाइट इंटू C3 और अगर आप बी कट C4 मारते हो तो डी कट E5 डी कट E5 एंड NA4 के बाद आप देखिए कि C4 डेफिनेटली वीक है, वो मरने वाला है। और C5 और B6 बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पे जो पॉन स्ट्रक्चर है वो वाइट के पास बहुत अच्छा है। हालांकि मूव नंबर 4 पे ब्लैक ने इस बार बिशप इंटू C3 मारा और बी कट C3 मारने के बाद यहाँ पे बी इंटू C3 मारा, शॉर्ट कैसल। एंड यहाँ पर एक्चुअली इसके पहले बहुत सारे गेम्स हुए हैं देखा जाए तो। बैरी और कजिमजानो का एक गेम हुआ था इसमें। लेकिन अगर हम इस वक्त जो मैग्नस कार्लसन ने खेला, इतने कंप्यूटर वाले दौर में भी जहाँ पे हजारों लाखों गेम्स होते हैं और इतना डाटाबेस हमारे पास अवेलेबल है गेम्स का, उसके बावजूद मैग्नस ने यहाँ पे सिक्स्थ मूव पे एक मूव खेला F3, विच इज जो कि एक नोवेल्टी है एक्चुअली। राइट, नोवेल्टी मतलब एक एक न्यू मूव है। और इतने जल्दी स्टेज पे कोई अभी नोवेल्टी निकल जाना एक एक बहुत बड़ी बात होती है फिलहाल। और खासकर हम देखें अगर इसमें तो बिशप G2 एक ऑप्शन था जो कि बहुत ही नेचुरल लग रहा था। मे बी ब्लैक C6 खेल सकता है, नाइट E2 एंड D5। ये बहुत कॉमन रिस्पॉन्स लग रहा था मुझे इस पर्टिकुलर वेरिएशन में, जो कि काजिमजानो के गेम में हुआ था। लेकिन मैग्नस ने यहाँ पे F3 खेला। अब एक बात नोटिस करनी पड़ेगी हमको कि पिछले 6 मूव से व्हाइट ने सिर्फ एक पीस खेला था, नाइट C3, जो कि एक्सचेंज हो चुका है। राइट, और किंग अभी भी सेंटर में पड़ा हुआ है। 5 मूव जो है उन्होंने सिर्फ पॉन ही खेला है। तो उसमें भी स्ट्रक्चर जो है वो इतना सॉलिड नहीं लग रहा है अभी फिलहाल तक। तो ब्लैक ने यहाँ पे बहुत से सोच के B5 खेला, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेरिएशन था। बिकॉज ये जो पॉन सेक्रीफाइस है इसमें बहुत सारा एक एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। फिलहाल अब अगर आप देखें इसको कि अगर हम इसको मारते हैं तो क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप D5 खेल सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लैक जो है वो पॉन्स देके एक्टिविटी को और ज्यादा जनरेट कर रहा है, ताकि आप देखिए अगर आप इसको भी मारते हैं तो मे बी A6 भी वो दे सकता है, जिसमें अगर आप इसको भी मारते हो तो पिछले 9 मूव से 8 मूव सिर्फ व्हाइट ने पॉन्स खेले हैं। हालांकि वो 2-3 पॉन अप है इसमें, लेकिन डेफिनेटली D5 और A6 मरने वाला है। तो लॉन्ग टर्म पे आप बोल सकते हो कि फिर भी व्हाइट एक पॉन अप रहेगा, लेकिन ब्लैक के पास इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन रहेगा। अगर हम इसको क्विकली देखें तो अभी आप क्वीन इंटू D5 मार सकते हो, जिसमें ये पोजीशन बहुत ही अच्छी लग रही है ब्लैक के लिए। एक पॉन के बदले उसके पास डेफिनेटली कॉम्पनसेशन है। सो यहाँ पे B5 को नहीं मारते हुए मैग्नस कार्लसन ने D4 खेला। और जो उस गेम का जो लॉन्ग एक फैक्टर था कि प्रॉब्लम्स आएंगे अगर हम उसको
पॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो। सो यहाँ पे उसको उन्होंने नहीं मारा एक्चुअली, ई इंटू डी फोर मारा ब्लैक ने, सी कट डी फोर एंड देन पॉन इंटू पॉन। अब पॉन इंटू पॉन में एक बात क्लियर है कि अगर आप नेचुरल मूव के साथ जा रहे हो तो सिंपली यहाँ पे d5 आ सकता है जिसमें वो e4 को चैलेंज कर रहे हैं, और अगर आप इसको मारोगे तो फिर ई फाइल ओपन हो रही है, आपका किंग सेंटर में है। जो नाइट इंटू d5 के बाद d4 पॉन है वो भी थोड़ा वीक लग रहा है, तो और उसके बाद ये पोजीशन जो है मुझे लगता है ब्लैक के लिए एकदम कंफर्टेबल है, तो ओपनिंग में व्हाइट को इतना कुछ खास मिलता नहीं था इसमें। हालांकि गेम में उन्होंने बी कट c4 के बाद e5 खेला, इस नाइट को अटैक किया, और डेफिनेटली आप अगर नाइट कहीं मूव करते हो, जैसे कि उन्होंने नाइट इंटू नाइट d5 खेला था गेम में, तो आप बिशप इंटू c4 मार सकते हो। अब इसमें d5 नहीं आ रहा है, और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे बिशप b7 खेला, एक्चुअली नाइट b6 भी जा सकते थे क्योंकि बिशप पे थ्रेट था, बट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और इस पूरे डायगोनल में एक इशू है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वाइट के पास कि नॉर्मली जब आप g3 खेलते हो और फिंचर टू बिशप्स के लिए जाते हो तो आपका बिशप जो है वो g2 पे रहना चाहिए, ना कि इस डायगोनल पे। तो टेक्निकली वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि f3 खेला हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि ये डायगोनल फिलहाल तो बंद है और इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है उसमें। यहाँ पे आप देखिए कि सभी जो पॉन्स और पीसेस हैं वाइट के, खासकर किंग साइड के, उनमें सिर्फ बिशप डेवलप हुआ है, नाइट को भी डेवलप करना बाकी है, बिशप c1 डेवलप करना बाकी है। तो यहाँ पे नाइट h3 खेला, और मुझे लगता है ये उसका बेस्ट प्लेस था ताकि नाइट जो है बाद में आप f2 भी ला सकते हो इसमें, और डेफिनेटली शॉर्ट कैसल के बाद यहाँ पे ये रहेगा, और नाइट g5 भी आप जा सकते हो, बिशप g5 के लिए भी प्रोटेक्शन है, तो नाइट के लिए एक बहुत अच्छा प्लेस लग रहा है मुझे फिलहाल। हालांकि नॉर्मली जो रुक फाइल होती है ओपनिंग में नाइट्स को इधर डेवलप नहीं करना चाहिए, एज जो हम जानते हैं कि एक बहुत फेमस लाइन है इससे जुड़ी हुई, नाइट ऑन रिम इज डिम। सो या जैसे कि मुझे लगता है मैंने अभिजीत गुप्ता को सुना था कि कोने में घोड़ा काम करे, थोड़ा ऐसा कुछ वो बोल रहे थे जब मैंने उसको स्ट्रीम करते हुए देखा था तो। सो मुझे लगता है नाइट्स कभी कभी यूजफुल होते हैं, हमेशा नहीं। नाइट h3, d6, शॉर्ट कैसल, यहाँ पे d6 को हमको समझना पड़ेगा कि वो डेफिनेटली इस फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। शॉर्ट कैसलिंग के बाद यहाँ पे नाइट d7 खेला, और e5 को फिलहाल जो है अटैक है। अगर हम नेचुरल मूव खेलते हैं f4 तो मुझे लगता है ये पूरा डायगोनल फिर से प्रॉब्लम में आ जाएंगे वाइट उसमें, इसीलिए यहाँ पे वाइट ने रुक e1 खेला और e5 को प्रोटेक्शन दे दिया। डी कट e5, डी कट e5, नाइट b6। फिलहाल बिशप के पास दो ऑप्शन है, हमको बहुत सोच के ये मूव खेलनी पड़ेंगी कि क्या हो सकता है इसमें, बिकॉज बिशप f1 में हम नेचुरली ये कर सकते हैं कि बाद में आप bg2 जा सकते हो और f4 जाके ये स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, राइट। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे बिशप b3 चूज किया, बिकॉज इस पूरे डायगोनल में जरूरी था कि बिशप को एक्टिवली मेंटेन किया जाए, और उनके पास जो एक हिडन प्लान था वो हम आगे देखने वाले हैं। सो यहाँ पे क्वीन e7 खेला, और यहाँ पर मुझे लगता है मैग्नस कार्लसन ने ऑलरेडी देख लिया था कि व्हाइट के पास बहुत ही अच्छा चांस है यहाँ पे एक, और उसमें डेफिनेटली भले ही फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ब्लैक कभी ना कभी अटैक लॉन्च कर सकता है इस पूरे डायगोनल में, लेकिन फिलहाल मैग्नस कार्लसन ने जो प्लान चूज किया वो बहुत ही बढ़िया था और बहुत ही क्रिएटिव था, बहुत ही मुझे मतलब स्पेशली जब गेम फिनिश हुआ हो तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस एक कॉम्बिनेशन के कारण ये गेम उनके पास डेफिनेटली उनके फेवर में गया था। सो अगर आप रुक के थोड़ा चेक करेंगे तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या मूव्स हैं वाइट के पास। उनमें से एक जो सबसे बेस्ट था वो था e6। यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने e6 खेल दिया, और ये एक इंटरेस्टिंग पॉन सैक्रिफाइस था, बिकॉज आप देखिए कि अगर आप एफ इंटू e6 मारते हो, जो कि बहुत ही नेचुरल लग रहा है, शायद आपको मारना ही चाहिए e6 पे, आपको पॉन रहने नहीं देना चाहिए वहां पे वाइट का। e6 मारा, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बिशप b2 के बाद दोनों जो बिशप है वो बहुत अच्छे लगे हुए हैं। नाइट आपका हमेशा f4 g5 के लिए आ सकता है, e6 वीक है, भले ही हमारा किंग थोड़ा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट फिर भी रुक की फाइल में क्वीन है, क्वीन को आप यूज कर सकते हो, और मोस्टली पीसेस जो है वाइट के वो एक्टिव जोन में है। तो यहाँ पे नाइट g5 खेला, फिलहाल e6 पे थ्रेट है, उसको बचाने के लिए रुक f6 आया फैबियानो। ऑब्वियसली बहुत नेचुरल सा मूव लग रहा है, बिशप c8 जैसे मूव्स अच्छे नहीं लग रहे थे यहाँ पे। फिर से नाइट g5 आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे क्वीन c2 खेला, और h7 पे मेट लगी हुई है यहाँ पे, क्वीन इंटू, ऑफ कोर्स आप और कुछ नहीं खेल सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज क्वीन h7 और किंग f8, क्वीन इंटू क्वीन h8 मेट हो रहा है। तो यहाँ पे रुक g6 खेला इधर, क्योंकि हम अगर हम इसको देखें कि
वहाँ पे G6 क्यों नहीं खेल सकते थे? तो G6 में एक प्रॉब्लम था कि बिशप B2 आ रहा है सिंपली, और अगर आप रुक हटाते हो तो रुक इनटू E6 आ रहा है, सो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। हालांकि अगर हम और भी कुछ मूव्स देखें तो वो भी इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पे रुक H6 में भी एक आ सकता था, लेकिन उसमें भी सेम कंटिन्यूशन आ सकती थी। तो हम देखते हैं रुक G6 के बाद क्या हुआ। रुक G6 को मैग्नस कार्लसन ने बहुत अच्छा पहले ही नोटिस किया था शायद, कि यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली हमेशा थ्रेट है, और रुक जो है वो इन दोनों पॉन्स को बचा रहा है, जो कि एक ओवरलोडेड पीस है। मतलब ओवरलोडेड पीस की हम अगर बात करें तो वो ऐसा पीस होता है जिसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो बचा रहे साइमल्टेनियसली। तो डेफिनेटली आप अगर उसको डिफ्लेक्ट कर पाओ तो वो सब चीज़ों को नहीं बचा पाएंगा, और कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी। सो यहाँ पे रुक इनटू E6 मारा, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव था। और डेफिनेटली आप देख सकते हो कि अभी आप इसको रुक इनटू E6 तो नहीं मार सकते हो, बिकॉज सिंपली क्वीन इनटू H7 आ रहा है और क्वीन H8 मेट हो रही है। सो यहाँ पे रुक E6 को क्वीन इनटू E6 मार दिया। अब इसको आप सैक्रिफाइस तो नहीं बोल सकते हो, ये ओनली ऑप्शन है मुझे लगता है, बिकॉज अदरवाइज वो पोजीशन वैसे ही लॉस्ट लग रही थी। सो नाइट इंटू E6 मारा, रुक इंटू E6, बिशप B2। अब फाइनली ब्लैक के पास एक रुक और एक नाइट है, मैं बोलूंगा फॉर अ क्वीन, जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इस वक्त यहाँ पे और कोई बिशप होता तो डेफिनेटली फिर भी थोड़ा सा रिस्की होता ये हमेशा वाइट के लिए, लेकिन ये दोनों नाइट इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, और इस डायगोनल में भी इशू है। सो यहाँ पे रुक A E8 खेला, मे बी द आइडिया इज कि रुक E2 आ रहे हैं वो कभी। बिशप D4 खेला यहाँ पे। डेफिनेटली इमीडिएटली आप रुक E2 नहीं आ सकते हो, बिकॉज प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब ये जो डायगोनल है उसमें ये किंग के कारण नाइट पिन है, तो आप सिंपली क्वीन इंटू C7 मार सकते हो, और फिलहाल इधर कोई थ्रेट नहीं है। सो यहाँ पे पहले बिशप D4 के बाद किंग H8 खेला ब्लैक ने, एंड आफ्टर क्वीन F5 बिशप C8 खेला। अभी आप सिंपली चेक कर सकते हो, रुक E1 थ्रेट है और बिशप इंटू F5 का प्लान है। मतलब वही एक फाइनल ट्रिक है मुझे लगता है। क्वीन H5 खेला व्हाइट ने, C5। अब देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए इस बिशप को इस डायगोनल से डाइवर्ट करने के लिए वो पॉन दिया है, मैग्नस कार्लसन ने सिंपली उसको मार दिया, बिकॉज अदरवाइज वो C4 आ जाते शायद। रुक E5 खेला यहाँ पे, क्वीन F7 एंड बिशप H3। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है ये चेक करना कि व्हाट इज द थ्रेट। नॉर्मली जब अपोनेंट कोई थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश करता है तो आपको सच में तो ये चेक करना चाहिए कि एक्चुअली उसमें हो क्या रहा है। नहीं कि आप सिंपली मतलब बिशप H3 देके डर जाओ और सोचो कि नहीं यहाँ मेट हो रही है। आपको एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम अगर क्विकली देखें तो जो थ्रेट है वो रुक E1, किंग F2, रुक F1, किंग टू E2 एंड नाइट C3। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये किंग एक बार बाहर निकल गया यहाँ से कहीं, तो उसके बाद मेट होने वाली है यहाँ पे कहीं पे भी, क्योंकि मेटिंग नेट जो है वो यहीं बन सकती है, इसी जोन में बन सकती है कहीं पे। तो मुश्किल होगा यहाँ पे कोई फोर्स्ड वेरिएशन ढूंढना। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे क्विकली बिशप F8 खेल दिया, बिकॉज उन्होंने देख लिया था कि ज्यादा में ज्यादा एक दो चेक आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेरा किंग इजीली उसको उसके पास एस्केप रूट है, उसके पास ऐसा तरीका है जिसमें आप मेट के लिए नहीं जा सकते हो। इवन कोई ऐसा भी तरीका नहीं है जहाँ पे आप परपेचुअल के लिए खेलो, बिकॉज ब्लैक के पास यहाँ पे लास्ट जो पोजीशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि परपेचुअल के लिए भी वो ढूंढे, मतलब थ्री फोल्ड रिपीटेशन जो कि ड्रॉ हो सकती है। क्योंकि इस वक्त अगर ब्लैक ने कहीं से सरवाइव कर लिया और परपेचुअल आ भी गया तो डेफिनेटली ये उनके लिए तो विन ही रहेंगी, राइट। सो यहाँ पे रुक E1 खेला ब्लैक ने, टेक्स टेक्स, किंग टू F2, रुक F1 चेक, किंग टू E2, फोर्स्ड ही था सब कुछ, नाइट C3 एंड सिंपली किंग D3। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं से भी मेट नहीं बचा सकते हो यहाँ पे G7 पे। आप रुक इंटू F3 मार सकते हो, बट वो इतना हैवी मटेरियल डाउन रहेंगे कि उसके बाद वो पोजीशन खेलना मुश्किल ही है। और नाइट कहीं पे फोर्क या कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब कि नाइट E5 कहीं से आ जाए, ऐसा भी नहीं है। ये आपको चेक करना जरूरी है लास्ट पोजीशन में, अदरवाइज पता चला कि जो दूसरा नाइट है उससे ही कहीं फोर्क आ गया, तो डेफिनेटली मैग्नस ये सब चेक किया होंगे उन्होंने। और यहाँ पर आकर जो है फैबियानो करुआना ने रिजाइन कर दिया, और मैग्नस कार्लसन का ये एक और टूर्नामेंट था जो ऑनलाइन उन्होंने जीत लिया। उन्होंने जितने भी टूर्नामेंट फिलहाल ऑर्गेनाइज किए हैं खुद इनिशिएटिव लेते हुए, उनमें से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट था। सॉरी, उनका जो क्लच चेस है इनके साथ उनका टाइप नहीं है, पर इसके पहले उन्होंने जो टूर्नामेंट खेले थे उनमें भी उन्होंने जीता था वो टूर्नामेंट। और जो भी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट ऑनलाइन हो रहे हैं वो एक्चुअली उनमें उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो एक बहुत अच्छी बात देखने मिली। इसके पहले वाले टूर्नामेंट में वो फाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, नाकामुरा से हार गए थे, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो बराबर
पहुंच गए और जीत भी लिया फाइनल। तो एक बहुत ही अच्छी विक्ट्री रही उनके लिए और डेफिनेटली उनके गेम्स हम और देखना चाहेंगे, जितने भी ऑनलाइन गेम्स हो रहे हैं उसमें, और कोशिश करेंगे कि जो नया जो क्लच चेस का जो टूर्नामेंट आ रहा है उसमें भी उनके अच्छे गेम्स देखने मिले हमको। सो अभी तक के लिए मुझे लगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम था जो आपसे शेयर करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई गेम है, आपको लगता है कि आपका भी कोई गेम है, तो डेफिनेटली आप मुझे शेयर कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मतलब मैं उसमें भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूं विथ डिटेल्स। तो बाय, थैंक यू।